हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले आप जाके इंट्रोडक्शन के लिए करें, ताकि आपको इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। तो आज हम बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हमें कई सारे रूल्स देखने को मिलते हैं। इससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है। अब बात की जाती है सर इसके आगे इंडियन लिखा हुआ है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो इंडियन सोसाइटी को देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से हर एक कंट्री के पास अपना अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। अमेरिका के पास अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक उसी तरीके से हर कंट्री के पास अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ नहीं, एक ऐसी बुक है जिसमें रूल्स देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, तो आखिर इन रूल्स की जरूरत एक कंट्री को क्यों होती है। वाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर इन रूल्स की जरूरत हमारी कंट्री को क्यों होती है, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री को क्यों होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक फुटबॉल या हम एक क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट के अंदर रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं कि अगर स्टंप्स जो है, अगर उसके ऊपर बॉल लगी तो जो प्लेयर आगे खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, वो आउट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर उस प्लेयर ने एक है ना हिट किया बॉल को, ठीक है, बॉल आसमान में जा रही है और जो दूसरी टीम है उसका अगर कोई प्लेयर उससे कैच कर लेता है, डायरेक्टली कैच कर लेता है, मतलब आसमान में गया और सीधे उसके हाथों में गया, ठीक है, उसको भी क्या समझ लिया जाता है, आउट मान लिया जाता है, उसको भी आउट समझ लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से यह जो रूल्स एक क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से एक सोसाइटी के लिए भी ये रूल्स काम करते हैं। अब बात की जाती है कि अगर इन रूल्स को हम हटा दें तो क्या वो क्रिकेट रह जाएगा। वो क्रिकेट नहीं होगा। फिर क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फिर तो वो गली क्रिकेट हो जाएगा। गली क्रिकेट में कैसा होता है, जैसा कि हम गली में क्रिकेट खेलते हैं, ओके। अब जिसका बैट होता है, जो बैटिंग कर रहा है ना, वो जल्दी से आउट कभी होता नहीं है। क्यों आउट नहीं होता, अगर बाई चांस आउट हो भी जाता है तो वो कह देता है मेरा बैट है, मैं तो गले लेके चला जाऊंगा, उसके बाद कोई खेल ही नहीं पाएगा। तो उस व्यक्ति विशेष को हमें बहुत देर तक संभालना पड़ता है। उस व्यक्ति विशेष का जब तक मन होता है तब तक वो बैटिंग करता रहता है। तो ऐसे में यही एग्जाम्पल अगर हम हमारे क्रिकेट के अंदर यूज करने लगे, वर्ल्ड कप्स के अंदर जो भी हमारे होते हैं इनके लिए, उसमें अगर हम यूज करें तो कैसा होगा कि वहां पे वो लोग खेलने गए हुए हैं और वो कह रहे हैं बैट तो हम लेकर आए हैं तो हम खेलेंगे जब तक हमारा मन चाहे। तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा और बेसिकली फिर वो गेम रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि सब लोग अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। ठीक है, और आप यह भी बताइए सभी लोगों की मनमानी क्या सही है, नहीं है। तो इसी को समझते हैं हम कि हर एक कंट्री के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को उस कंट्री को फॉलो भी करना होता है। क्यों फॉलो करना होता है, क्यों, क्योंकि अगर वो उसको फॉलो नहीं करती है, सब लोग अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, तो वो एक कंट्री के लिए गलत होगा। फिर वो कंट्री कंट्री रह ही नहीं जाती। तो चलो डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यह तो क्लियर हो गया होगा ना, लोगों को मनमानी नहीं करने देना है, इसलिए कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, ताकि सभी लोगों को यह पता रहे कि वो क्या कर सकते हैं और वो क्या नहीं कर सकते। अब हम इसको थोड़े डेफिनेशन के अंदर भी देख सकते हैं। कैसे डेफिनेशन में देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो लोगों को यह बताते हैं कि उनकी पावर्स क्या क्या है और साथ ही साथ उनकी ड्यूटीज क्या क्या है, गवर्नमेंट को भी एज वेल एज इंडिविजुअल्स को भी। ओके, अब बात करते हैं कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है तो क्यों जरूरत होती है, क्योंकि वो कुछ पर्पसेस को फुलफिल करता है। तो उसमें से हम फर्स्ट पर्पस को देखने जा रहे हैं जिसके कारण एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। इट लेज आउट सर्टेन आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ अ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। कहा यह जा रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें कुछ सर्टेन आइडल्स बताता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सर्टेन आइडल्स बताता है एक कंट्री के लिए कि आखिर ऐसी कैसी कंट्री हमें बनानी चाहिए जिसके अंदर हम हमारे सिटीजन्स जो है वो रहना चाहेंगे, वो एस्पायर करेंगे कि हमें एक ऐसी कंट्री में रहना है जिसके अंदर कुछ ये सर्टेन आइडल्स को फॉलो किया जाए। इसे और ज़्यादा ब्रीफली हम समझते हैं तो जैसे कि देखते हैं हम कि है ना हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ कौन कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था हमारे साथ
ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल जो था वो हमें है ना हर चीज़ों से एकदम होता पुश कर देता था कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए थे, उसे तो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज से मतलब था, हम लोगों से कोई मतलब उसे था नहीं। तो ऐसे में ब्रिटिश रूल हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया करता था, ठीक है, हमें अपने ऑर्डर्स के नीचे दबा के रखता था। तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब ये जो दबाव है, ये जो प्रेशर है वो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। तो ऐसे में हमारे लिए हमारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने हमारे लिए हमारी फ्रीडम को सिक्योर किया। उन्होंने कई सारे नेशनल मूवमेंट चलाए और उसके थ्रू उन्होंने ये पता लगाया कि हमारे लिए ज़रूरत है किसकी, फ्रीडम की। और फ्रीडम हमें कैसे मिलेगी, लड़कर मिलेगी। तो वह तो बात थी ब्रिटिश रूल की। ब्रिटिश रूल खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि कहीं जो गवर्नमेंट है, कॉलोनियल टाइम पीरियड में हमने यह देख लिया था कि जो गवर्नमेंट है अगर उसके पास ज़्यादा पावर हुई तो वो क्या करेगी, इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो भूल जाएगी, वो अपनी मनमानी करने लग जाएगी। तो ऐसे में उसे रोकने के लिए ही हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया, राइट टू फ्रीडम दिया गया। अब राइट टू फ्रीडम यह कहता है कि आप एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, इस सोसाइटी के अंदर फ्रीली रह सकते हैं, फ्रीडम के साथ जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमें यह सर्टन आइडल मिला कि हमें क्या चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए और हम ऐसी ही कंट्री में रहेंगे जहाँ पे हमें फ्रीडम देखने को मिलेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक आइडल हो गया। तो अगर हमारे सिटीजन्स को क्या चाहिए, अगर हमारे सिटीजन्स को फ्रीडम चाहिए तो वो उसके लिए सर्टन आइडल्स होंगे और यही जो सर्टन आइडल्स होंगे वो हमारी एक कंट्री के बेसिस को बनाएंगे कि आखिर हमारी कंट्री का जो बेस है वो कैसा होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। टेल अस फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। जैसा कि हमने देखा कि सोसाइटी के जो आइडल्स होते हैं उससे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है, सोसाइटी के आइडल से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा है, मतलब जैसी सोसाइटी चाहेगी वैसा ही उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में हमें हमारी सोसाइटी के बारे में अगर जानना हो, अगर उसके फंडामेंटल नेचर के बारे में अगर हमें जानना हो तो हम उस सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताएगा कि आखिर इस टेरिटरी में रहने वाली जो सोसाइटी है आखिर वो कैसी है, उसका फंडामेंटल नेचर क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है, क्या उसमें हमें देखने को मिलेगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, राइट टू इक्वालिटी। आपने सुना ही होगा, हम सभी के पास इक्वालिटी है, हम सभी जो लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इक्वल है। ऐसे में हम यह देखते हैं कि कोई व्यक्ति आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे देखने को मिलता है राइट टू इक्वालिटी। उसे देखने को क्या मिला, राइट टू इक्वालिटी देखने को मिला। उसने आइडिया लगाया कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू इक्वालिटी डाला गया, ठीक है, क्यों डाला गया। तो ऐसे में अगर राइट टू इक्वालिटी इनके सोसाइटी में पहले से होता, लोग इक्वल होते, तो इन्हें क्या राइट टू इक्वालिटी की जरूरत होती, इन्हें राइट टू इक्वालिटी की जरूरत नहीं होती। पर इनकी सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, इसके लिए ही इन्हें राइट टू इक्वालिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ा। तो उस व्यक्ति ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से यह आइडिया लगा लिया कि हमारी सोसाइटी में क्या नहीं है, हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है। ठीक इसी तरीके से और भी कई सारे फंडामेंटल नेचर्स होते हैं जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से देखते ही पता पड़ जाते हैं। तो यह क्लियर होता है कि आखिर फंडामेंटल नेचर पता करना हो किसी भी सोसाइटी का तो हमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं, कंट्री मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। सोसाइटी के फंडामेंटल नेचर को हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो सोसाइटी है, अगर सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी क्यों नहीं है, ये फंडामेंटल नेचर जो है वो सोसाइटी का ऐसा क्यों है, तो वो हमें देखने को मिलता है कम्युनिटीज के कारण। अब बात करते हैं, एक जो कंट्री होती है, इंडिया की ही नहीं हर एक कंट्री की बात की जा रही है, हर एक कंट्री के अंदर हम देखते हैं कि कई सारी कम्युनिटीज जो है वो वहाँ पर रहती है। अब अलग अलग कम्युनिटीज जो होती है उनका हर एक इशू के ऊपर अलग अलग व्यू होता है, अलग अलग उनका ओपिनियन होता है। जैसे कि मैं ये मानता हूँ कि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका कहना है कि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं अगर मिल जाती है इक्वालिटी तो भी अच्छा, नहीं मिलती तो भी अच्छा, ठीक है। तो ऐसे में हमने क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं,
ठीक उसी तरीके से हमारी सोसाइटी के इन डिफरेंट व्यूज को देखते हुए ही हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, ताकि इन डिफरेंट व्यूज को एक जगह लाया जा सके, उनको कंसेंसस के साथ कुछ रूल्स पे एग्री करवाया जा सके, ताकि सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली हो सके। अब हम बात कर लेते हैं आगे। सो एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल टू गिव द बेसिस ऑफ अ वे इन विच अ कंट्री इज गवर्न। तो समझ में आया, सोसाइटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से समझ में आ जाएगी। सोसाइटी किससे बनती है? कम्युनिटीज से बनती है। कम्युनिटीज के डिफरेंट ओपिनियंस होने के कारण ही हमें सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ रूल्स देखने को मिलते हैं। अब बात की जाती है, यह जो बेसिक रूल्स होते हैं, यह जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ये हमें बताते हैं कि आखिर हमारी कंट्री किस तरीके से गवर्न करने वाली है। अब बात आती है गवर्न करने का क्या मतलब होता है। जैसा कि हमने एक राइट दिया हमारे इंडिविजुअल्स को, राइट टू इक्वालिटी। हमने हमारे इंडिविजुअल्स को राइट दिया, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अब ऐसे में जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट का यह काम होगा कि सोसाइटी के अंदर यह जो रूल बनाया गया है राइट टू इक्वालिटी, ये फॉलो किया जाए। हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंडिविजुअल को या फिर एक गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट नहीं करती है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, हम जुडिशरी के पास अच्छे से जा सकते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है क्योंकि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताता है कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। दिस इंक्लूड्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। ओके, बात यह कही जा रही है कि हमारी जो ये कम्युनिटीज है, हमारे जो ये लोग हैं, ये जिन रूल्स के ऊपर अपना कंसेंसस देंगे, अपनी सहमति देंगे, या फिर यह मानेंगे कि एक कंट्री के अंदर ये राइट्स, यह रूल्स होने चाहिए, वही वह कंट्री क्या करेगी, अपहोल्ड करेगी। तो ऐसे में हमारे जो सर्टन आइडल्स हैं वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। यह जो सर्टन आइडल्स हैं वो हमारी सोसाइटी ने हमें प्रोवाइड किए हैं कि हमें इन सोसाइटी के सर्टन आइडल्स के ऊपर ही काम करना है। समझ में आ चुका होगा। अभी तक के अंदर हमने इस पूरे के पूरे फर्स्ट पर्पस को समझ लिया है, जिसने हमें यह बताया है कि जो सोसाइटी चाहेगी वही हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। क्लियर हो चुका। सोसाइटी की जो नीड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलेगी, सोसाइटी की जो ज़रूरत है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल जो है वो हमें यह बताएगा कि आखिर किस तरीके से सोसाइटी की जो नीड है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करती है। तो हम देखते हैं नेपाल का एक एग्जाम्पल, जिसमें हम देखते हैं नेपाल वॉज अ मोनार्की। नेपाल जो है ना वो एक मोनार्की था। मोनार्की मतलब वहाँ पे एक राजा का शासन था। राजा को जो अच्छा लगता था वो वहाँ पे करता था। पर बात आती है लोगों की। लोग कहने लगते हैं कि राजा जी बस हो गया, अब हमें कुछ चेंज चाहिए। जो किंग है वो ये सोचता है कि अगर हम चेंज नहीं लेकर आए तो बाकी कंट्रीज में क्या आ चुका है, बाकी कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी आ चुका है। 1947 के अंदर इंडिया में भी डेमोक्रेसी आ चुका है। ऐसे में हो सकता है कि हमारा जो ये शासन है वो भी खतरे में पड़ जाए, हमें इस हमारे शासन को ख़त्म करना पड़े। इसको ध्यान रखते हुए ही वहाँ पे जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, और हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो 1990 के अंदर नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है। मतलब लोगों की सुनी जाती है, लोगों को कहा जाता है कि हाँ आपकी जो बातें हैं ध्यान रख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। पर आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बनाया किसने है, राजा ने बनाया है। अब जिसने बनाया है उसकी पावर्स तो इसमें सिक्योर रखी गई होगी ना। तो यही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को तो अडॉप्ट कर लिया जाता है पर जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो किसके पास रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ किंग के पास रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ राजा के पास रहती है। तो इससे हमें पता पड़ता है कि 1990 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो कर लिया जाता है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो तो आज भी किसके पास होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आज भी राजा के पास ही होगी। अब लोगों को लगने लगता है कि ये तो हमारे साथ हो चुका है धोखा, अब इस धोखे को हमें खत्म करना होगा। क्यों? क्योंकि किंग ने क्या कहा कि हम आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं पर फाइनल अथॉरिटी मेरे पास रहेगी। तो पहले भी तो यही था। तो अब लोगों को लगता है कि नहीं, हमें इस फाइनल अथॉरिटी को भी
खत्म करना होगा। पर लोगों को लगता है कि नहीं, हमें तो राजा का जो ये शासन है उसे खत्म करना है। अब लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लड़ते हैं और एंड में राजा के शासन को वहाँ पे खत्म कर देते हैं। राजा का शासन खत्म होता है, पर जो लोग होते हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक मजा चख चुके होते हैं। उन्हें एक डेमोक्रेसी का एक एसेंस समझ में आ जाता है। अब जब डेमोक्रेसी वहाँ पे लाई जा रही है, राजा का शासन वहाँ पे खत्म किया जा रहा है, तो अब लोगों को लगता है कि जब इतना ही हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, तो बात आती है कि 1990 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे था, तो 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ आ चुका था, तो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत वहाँ पे क्यों आन पड़ी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है बच्चों, वो एक सोसाइटी को बताता है, सोसाइटी को वो रिप्रेजेंट करता है। वह जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1990 के अंदर किंग ने अडॉप्ट किया था, वह उस टाइम की जो सोसाइटी थी नेपाल की, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करता था। इसी बात को ध्यान रखते हुए 2006 में जब राजा का शासन वहाँ खत्म होता है, किंग को हटा दिया जाता है, तो वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, राइट किया जाता है, ताकि वो उस समय की जो सोसाइटी है नेपाल की, उसे अच्छे से वो रिप्रेजेंट कर सके। तो समझ में आया कि एक सोसाइटी की जो ज़रूरतें होती है, जो उसकी नीड होती है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलती है। अगर सोसाइटी को ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया जाता है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वो लेकर आ जाते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इज व्हाई डिड दे कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे इन्होंने नॉट नहीं लिखा है। ओके, व्हाई दे डिड नॉट कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन लोगों ने, मतलब नेपाल के लोगों की बात की जा रही है, नेपाल के लोगों ने प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रीवियस आइडियल्स को कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब सोसाइटी ट्रांजिशन में जाती है, जब सोसाइटी में चेंज आते हैं, तो सोसाइटी कहती है जब सारी चीज़ें चेंज की जा रही है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं चेंज किया जाए, हमारे रूल्स को क्यों नहीं चेंज किया जाए। क्योंकि जब तक हम रूल्स को चेंज नहीं करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स को हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम एक प्रॉपर चेंज नहीं ला पाएंगे। दे wanted a constitution which reflect the ideals of the country they want Nepal to be। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड वो लोग कर रहे हैं, अब वह कॉन्स्टिट्यूशन उनकी नई जो सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट करने वाला है। उस सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी, और साथ ही साथ जो हमारा राजा है उसके पास कोई भी पावर नहीं होने वाली है। मतलब सोसाइटी में इक्वालिटी होने वाली है, डिस्क्रिमिनेशन से फ्री सोसाइटी होने वाली है। साथ ही साथ जो राजा का रूल है वह चेंज होने वाला है, क्योंकि डेमोक्रेसी वहाँ पे आ चुकी है, राजा का रूल वहाँ पे खत्म हो चुका है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। अगर हम एक गेम के रूल्स बदल देंगे तो गेम ही चेंज हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर एक हम सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज होने के कारण सोसाइटी के काम करने का तरीका ही कुछ अलग हो जाएगा। नेपाल नीड्स टू चेंज इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू अशर अ न्यू सोसाइटी। तो नेपाल के अंदर हमने देखा कि वह पहले एक मोनार्की था, मोनार्की से वो बन गया क्या, एक डेमोक्रेसी। यह जो ट्रांजिशन आया, उस ट्रांजिशन के अंदर एक नई सोसाइटी का उदय हुआ। अब उस नई सोसाइटी के लिए कुछ नए रूल्स की जरूरत थी, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। इसी कारण से वहाँ की जो सोसाइटी है उसने डिमांड करी एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की, और वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पर्पस की, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल करता है। तो जैसा कि हम बात करते हैं, एक हमने देखा फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी। पहले तो हमने पहला जो पर्पस था उसमें यही देखा कि एक सोसाइटी का नेचर क्या है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। एक कंट्री के अंदर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड ने कॉन्स्टिट्यूशन को तो बना दिया। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक कंट्री को रन कराना है, तो कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम उस कंट्री को रन करा रहा है वो भी हमें पता पड़ता है एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जैसा कि नेपाल का ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेपाल के अंदर हमें पहले एक ऐसा सिस्टम देखने को मिलता था जिसमें राजा का शासन हमें देखने को मिलता था। तो वो क्या था? वो एक मोनार्की था। उसके बाद उस मोनार्की को वहाँ से हटाया जाता है और डेमोक्रेसी को वहाँ पे लाया जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो पहले मोनार्की था, और अब क्या हो चुका था, वहाँ पे डेमोक्रेसी हो चुका था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा गया है
कि हमारी जो ये कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ ही साथ हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। हम आगे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी। अब बात की जाती है सोसाइटी की। देखो, सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग, हमें बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे रिलीजन हमें देखने को मिलते हैं। सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, उन सभी को साथ लाया जाता है, उन सभी से गवर्नमेंट फॉर्म करवाई जाती है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लीजिए कि आपके ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने उसको चुन लिया, वो आगे जाएगा गवर्नमेंट के अंदर और आपको वो गवर्न करेगा। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को निश्चित करता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कि आखिर जो ये रिप्रेजेंटेटिव है वो किस तरीके से गवर्न करेंगे हमारी सोसाइटी को, साथ ही साथ वो किस तरीके से डिसीजन को लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डिसीजन है यही तो हमारी पॉलिसी बनाने के, हमारे लिए नई नई स्कीम्स लाने में हमें हेल्प करने वाला है। तो उसके लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ ऐसी गाइडलाइन देगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर अपना पार्ट देना है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने एक पॉलिटिकल सिस्टम देखा है जिसमें हम डेमोक्रेसी को देख रहे हैं। डेमोक्रेसी में होता क्या है? डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं, जनता होती है, ये जो प्यारे प्यारे लोग होते हैं हमारे जैसे, ये प्यारे प्यारे लोग आगे क्या करते हैं? ये आगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ और सिर्फ क्या है? इन लोगों ने अपने ग्रुप के लिए रिप्रेजेंटेशन चुना है कि हमारे ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं, पर इन सारे लोग जो हैं, इन सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो यह व्यक्ति कर रहा है। अब यह जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आगे जाएंगे गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट में जाके हमें गवर्न करेंगे। बस यही प्रोसेस होता है एक डेमोक्रेसी के अंदर। अब बात आती है कि यह जो रिप्रेजेंटेटिव है, हो सकता है ना सर कि हमने तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर दिया, अब यही जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी पावर को मिसयूज करने लग जाए। जैसा कि हम जानते हैं ये ह्यूमन नेचर रहा है, जैसा ही हमारे पास पावर्स आती है ना, हमारे ऊपर है ना काली शक्तियां हावी हो जाती है। जैसा कि आपके है ना क्लास है, क्लास के अंदर से लेट्स सपोज आपके किसी फ्रेंड को ही मॉनिटर बना दिया गया, ठीक है। अब मॉनिटर बनने के बाद आपका फ्रेंड जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है, फिर वो आपका फ्रेंड नहीं रहता है, उसके ऊपर कुछ काली शक्तियाँ हावी हो जाती है, वो अपने मनमानी से काम करने लग जाता है। आप ये देखते हैं कि यह तो मेरा फ्रेंड था और यही मुझे पनिशमेंट दिलवा रहा है। क्यों दिलवा रहा है? क्यों? क्योंकि वो आपके साथ क्या कह रहा है? आपके साथ थोड़े से मज़े कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका यह मानना है कि अगर पावर्स आई है, पावर्स का यूज़ तो करना पड़ेगा। दूसरों पे पावर्स का यूज़ क्यों करें जब हमारे पास हमारे खुद के लोग हैं? तो ठीक इसी तरीके से यह जो लीडर्स होते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वह कभी-कभी अपने ही लोगों के साथ क्या करने लग जाते हैं? उनकी पावर्स का मिसयूज करने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं डेमोक्रेसी हमें क्या देता है? हमें लीडर देता है और यह जो लीडर होते हैं ये हमारे बिहाफ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं और कई बार ये अपने पावर्स का मिसयूज करने लग जाते हैं। और ये जो पावर का मिसयूज है ना, ये जो मिसयूज है, अब बात आती है कि सर ऐसे तो हमारी सोसाइटी के अंदर जिसे भी हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे वो अपनी पावर का मिसयूज करने लग जाएगा, क्या तो ये सही है? तो ये सही नहीं है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन आगे आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन आगे आके कहेगा कि यह जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इसको एक है ना सिचुएशन देखते हैं, क्लासरूम की इनजस्टिस वाली सिचुएशन को हम डिस्कस करते हैं जिससे हम और भी अच्छे से इसे समझ पाए। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है कि आपके क्लास के अंदर आपके फ्रेंड को मॉनिटर बनाया गया, उसके ऊपर काली शक्तियां हावी हुई, अब वो आपको ही पनिश करवा रहा है। ठीक इसी तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है इस सिचुएशन, इस कहानी के अंदर, जहाँ पे इस व्यक्ति विशेष को क्या बनाया जाता है? मॉनिटर बनाया जाता है। जैसे ही मॉनिटर बनते हैं कुछ काली शक्तियां इनके ऊपर हावी हो जाती है और काली शक्तियां हावी होने के कारण ये क्या करते हैं, यह जो अपने क्लास के क्लास फेलोज होते हैं, जो अपने साथी होते हैं, उन्हीं को पनिश कराने लग जाते हैं। मैम आते हैं, ये पहले अपने फ्रेंड को बोलते हैं या फिर ये अपने इस विरोधी को कहते हैं कि ठीक है मैम आने वाली है और मैं आपका नाम उन्हें देने वाला हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं। मैम आती है, मैम को वो बताते हैं कि यह जो व्यक्ति है ये बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहा था। अब ऐसे में मैम आपको पनिश करने
लग जाती है। इन व्यक्ति विशेष की शक्ल देख के ही आपको लग गया होगा कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए थे, इनको सिर्फ और सिर्फ जीवन के आनंद चाहिए थे, और वही जो आनंद है वो आनंद इन्होंने आपके जीवन से ले लिए हैं। कहीं ना कहीं यह सारी चीजें हमें यह बताती है कि पावर्स जब भी किसी व्यक्ति के हाथों में आती है तो वो आनंद लेने के लिए भी आपका यूज कर सकता है, आपकी जो पावर्स है इनके पास वो उनका यूज कर सकता है। अब ऐसे में हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है जिन्हें हमने इलेक्ट किया है वह रिप्रेजेंटेटिव भी अपनी लिमिट्स में काम करे, कहीं वो अपनी पावर्स का मिसयूज करने ना लग जाए। इसके लिए टू इंश्योर दिस नॉट हैपन, ऐसा हमारी सोसाइटी में ना हो, ऐसा हमारे ओवरऑल सिस्टम में ना हो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन द फंडामेंटल राइट्स दैट गार्ड्स अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अब बात की जाती है फंडामेंटल राइट्स की। अब यह सिचुएशन, यह है ना आनंद वाली जो सिचुएशन इन लोगों ने करी है ना, इन लोगों ने जो आपके आनंद ले लिए हैं, तो ऐसी चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर बिगर लेवल के ऊपर ना हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करें, इसके लिए हमारी सोसाइटी में हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि हमने यह जाना है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट कभी कभी अपनी पावर्स का मिसयूज करने लग जाती है, अपनी मनमानी करने लग जाती है। इस मनमानी को रोकने के लिए ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूटिव या फिर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना, कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली थी, उसने ये कहा कि हमें क्या करना है, हमें इन्हें कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट के सामने हमें बैरिकेड्स लगाने हैं, गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है कि वह किसी इंडिविजुअल के राइट्स का हनन ना करे। और ऐसे में यह दीवार बन के सामने आते हैं फंडामेंटल राइट्स, और यह जो दीवार है वो कोई भी गवर्नमेंट पार नहीं कर सकती। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा करने की कभी भी कोशिश करती है तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम जुडिशरी जा सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं, और वहाँ पे इसके लिए अपील कर सकते हैं कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है, गवर्नमेंट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है। अब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। जैसा कि हमने देखा है सोसाइटी के अंदर है ना, राइट टू इक्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। पर फिर भी हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारी सोसाइटी की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें हम देखते हैं अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी में हमने देखा था कि एक अपर क्लास का जो ग्रुप होता है वो लोअर क्लास को इंफीरियर समझने लग जाता है। मतलब अपर कास्ट जो होती है, मतलब सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है, अपर कास्ट जो है लोअर कास्ट को अपने से अलग समझती है, उन्हें कोई भी प्रिविलेज नहीं देना चाहती है, और सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी का माहौल वो बना देती है, जो कि गलत होता है। अब यह जो इनइक्वालिटी का माहौल वो सोसाइटी को देती है, उस इनइक्वालिटी के कारण ही सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या होने लग जाते हैं, वायलेंस होने लग जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाते हैं, एक्सक्लूजन होने लग जाते हैं। इनको रोकने के लिए हमारा फंडामेंटल राइट कहता है कि हमारे पास क्या है, राइट टू इक्वालिटी है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप जो है किसी दूसरे ग्रुप को इनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकता है। अब हम चलते हैं थर्ड पर्पस की तरफ। अब थर्ड पर्पस हमें बताने जा रहा है कि किस तरीके से एक जो मेजॉरिटी होती है, एक मेजॉरिटी से हमें माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे। अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। हम यह देखते हैं कि जनरल ह्यूमन नेचर है, अगर उसके पास पावर आएगी तो वो उन पावर्स का मिसयूज करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर किसी कंट्री के अंदर एक रिलीजन, एक कम्युनिटी, एक ग्रुप जो है लोगों का, अगर वो मेजॉरिटी में है तो वह माइनॉरिटी ग्रुप को हो सकता है क्या करे, डोमिनेट करे, वो अपनी पावर से उसे इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, अब यह कैसे होता है तो चलो वह देख लेते हैं। एक क्लासरूम सिचुएशन वापस यहाँ पे दी जा रही है। आपकी क्लास में गर्ल्स होगी, बॉयज होंगे। अब होता क्या है ना, गर्ल्स कहती है कि आज जो हमारा गेमिंग पीरियड है वो यूटिलाइज करना चाहिए बैडमिंटन खेलने के लिए। ओके, और बॉयज कहते हैं कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें तो फुटबॉल खेलनी चाहिए। अब बात आती है कि आपकी क्लास में जो गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स होती है लगभग लगभग आपकी क्लास में 4, और जो बॉयज होते हैं वो होते हैं 6। मतलब टोटल कितने हैं, टोटल 10 है, पर सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा आपकी क्लास में बॉयज है। अब यह जो सिचुएशन है वह जाती है टीचर के पास। अब टीचर कहते हैं कि जिसके लिए सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे, जिसके लिए सबसे ज्यादा मेजोरिटी एग्री करेगी, हम वही करेंगे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं मेजोरिटी किसकी है, बॉयज की है। तो बॉयज ने क्या कहा कि हमें क्या करना है,
हमें तो लेट्स सपोज क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, पर बैडमिंटन हमें नहीं खेलना है, तो होगा क्या? टीचर ने कहा मेजोरिटी सपोर्ट की जाएगी, और मेजोरिटी किसके पास है? बॉयज के पास है। तो ऐसे में बॉयज की मान ली जाती है, गर्ल्स को हटा दिया जाता है, गर्ल्स की जो बातें हैं उसे है ना एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और यह कह दिया जाता है कि आज हम क्या खेलने वाले हैं, जो बॉयज कहेंगे आज हम वही खेलने वाले हैं। तो आपने यह देखा कि एक मेजोरिटी, बॉयज की यहाँ पे मेजोरिटी थी और गर्ल्स की यहाँ पे माइनॉरिटी थी, तो मेजोरिटी ने अपनी पावर का यूज माइनॉरिटी के लिए किया, क्योंकि जब जब पावर आएगी तब तब लोग क्या करेंगे, उस पावर का मिसयूज करेंगे। अब हम देखते हैं आगे, इट माइट बी हैपन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी हमें देखने को मिल सकता है, और ऐसा नहीं है कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारी सोसाइटीज के अंदर यह जो चीजें हैं हिस्ट्री के अंदर, यह देखने को हमें समय समय पे मिलती रही है, जहाँ पे एक जो मेजोरिटी ग्रुप है, अदर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है, उसके राइट्स को हमेशा क्या करता रहा है, हनन करता रहा है, उसके साथ हमेशा वो हर्ट करता रहा है, उसको हमेशा डोमिनेट करता रहा है। इस डोमिनेशन को हमने समझा अभी अनटचेबिलिटी के एग्जाम्पल के अंदर। तो अब हम बात करते हैं आगे। मेजोरिटी जो होती है, मेजोरिटी क्या करती है, इन्फोर्स करती है डिसीजंस को किसके ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर। ठीक है, मेजोरिटी जो है अपने ऑर्डर्स को, अपने रूल्स को थोप देती है माइनॉरिटी के ऊपर। अब ऐसे में माइनॉरिटी को उन रूल्स को, उन ऑर्डर्स को मानना होगा, अगर वो नहीं मानती है तो उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है, या जनरली यही देखा जाता है, कि जो मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर अपने रूल्स और ऑर्डर्स को अप्लाई करती है, वह माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। मतलब ऐसा वो करना नहीं चाहते, उसके बावजूद भी मेजोरिटी अगर कह रही है तो मेजोरिटी को फॉलो करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता ही पड़ता है। फिर हम आगे देख लेते हैं, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टाइनी ऑफ दी मेजोरिटी। ऐसा नहीं है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर ही ऐसे अनटचेबिलिटी जैसे ईवस देखने को मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं, मेजोरिटी पावर हमें देखने को मिलती है। सभी कंट्रीज के अंदर ये चीज़ें हमें कॉमनली देखने को मिलती है, क्योंकि ह्यूमन तो ह्यूमन है, और ह्यूमन तो सब जगह है, और ह्यूमन का जो नेचर है, ह्यूमन नेचर भी सब जगह एक जैसा ही हमें देखने को मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई अगर वो अंग्रेज है, अगर वो ब्रिटिशर्स है, वो अगर अमेरिकन है तो वो कुछ अलग ही चीज़ है। नहीं, वो भी ह्यूमन ही है, हम भी ह्यूमन ही हैं। हमारे काम करने का तरीका अलग है, उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, बाकी सब चीज़ें सेम ही हमें देखने को मिलती है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स रूल दैट minorities are not excluded from anything that is available to the majority। कॉन्स्टिट्यूशन सामने आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का यही पर्पस है कि माइनॉरिटी को मेजोरिटी के डोमिनेंस से बचाना चाहिए। अब इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो कई सारे राइट्स और रूल्स को लेके आता है, और यह कहता है कि कभी भी कोई माइनॉरिटी जो है उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा मेजोरिटी से। तो ऐसे में मेजोरिटी कभी भी अपनी पावर्स से एक माइनॉरिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती है। एज वेल एज माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी को एक प्रोटेक्शन मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के कारण। कॉन्स्टिट्यूशन उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में। द मेजोरिटी डोमिनेंस इज रेफर्स टू इंटर कम्युनिटी और इंटर कम्युनिटी। तो अब बात की जाती है मेजोरिटी डोमिनेंस को समझने की। मेजोरिटी डोमिनेंस, अभी तक तो हमने यही देखा ना, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। अब हम है ना थोड़ा और भी ज़्यादा ब्रॉड डिस्कशन करते हैं इस मेजोरिटी और माइनॉरिटी के ऊपर। तो देखो बच्चों, मेजोरिटी डोमिनेंस जो है ना वो दो तरीके का हो सकता है। एक होता है इंटर कम्युनिटी, एक होता है इंट्रा कम्युनिटी। इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस हम देखते हैं, एक कम्युनिटी जब दूसरी कम्युनिटी को क्या करती है, डोमिनेट करती है। लेट सपोज जो एक कम्युनिटी है इसकी मेजोरिटी है एक कंट्री के अंदर, और जो बी कम्युनिटी है उसी कंट्री की रहने वाली कम्युनिटी है, पर उसके पास उस कंट्री के अंदर मेजोरिटी देखने को नहीं मिलती। ऐसे में यह जो मेजोरिटी है वो उस माइनॉरिटी ग्रुप को क्या करने लग जाएगी, डोमिनेट करने लग जाएगी। अब इस सिचुएशन के अंदर हम ये देखेंगे कि यह क्या है, यह है इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस, जब एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट किया। अब बात कर लेते हैं इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस की। इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस, जब एक कम्युनिटी के अंदर ही लोग एक दूसरे को ही क्या करने लग जाते हैं, डोमिनेट करने लग जाते हैं, तो उसे हम इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस कहते हैं। कैसे, तो देखो, जैसे कि हम बात करते हैं हिंदूज की,
ठीक है। हिंदूज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं 2 ग्रुप्स, ठीक है। बेसिकली ब्रॉड 2 ग्रुप्स देखने को मिले, एक तो थे अपर कास्ट का ग्रुप और एक था लोअर कास्ट का ग्रुप। अब दोनों पार्ट तो किसका है, दोनों पार्ट तो हिंदू सोसाइटी का ही है, पर उसके बावजूद भी हिंदू कम्युनिटी के पार्ट होने के बावजूद भी जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करती रहती है, उन्हें एक्सक्लूड करती रहती है। इसी कारण से हमारी सोसाइटी के अंदर कई सारे राइट्स जो है वो जो लोअर कास्ट है उसे दिए गए हैं, उसे रिजर्वेशन दिया गया है ताकि अपर कास्ट से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और गवर्नमेंट को ऐसा है ना गाइडलाइन दिया गया, उसको ऐसा गाइडेंस दिया गया है कि हमेशा जो ये लोअर कास्ट है या फिर ये जो लोअर स्ट्राटा है हमारी सोसाइटी का, इसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि अपर कास्ट जो है लोअर कास्ट को क्या करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है। और यही हम कह सकते हैं कि यही क्या है, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस है, जहाँ पे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को क्या करती है, डोमिनेट करती है। मतलब जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को डोमिनेट करती हुई हमें नजर आती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पर्पस की कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोर्थ पर्पस है वो हमें बताता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए है ताकि हम अपने आप को बचा सके अपने आप से। अब बात सुनने में बड़ी अजीब सी लग रही है, बट बात की जाती है। देखो, कई बार ऐसा होता है बच्चों, हमारी लाइफ में कई सारी ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें कुछ सही चीजें भी गलत लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये है एक प्यारी सी छोटी सी गुड़िया, ठीक है। अब इन गुड़िया का कल एग्जाम था, शबनम है इनका नाम। शबनम का कल एग्जाम था और शबनम एग्जाम देने तो जाना चाहती है, पर उसे पता पड़ता है कि टीवी के ऊपर उसका फेवरेट सास बहू का कार्यक्रम या सीरियल आ रहा है। अब उसे देखना है, उसे बहुत मन है शबनम का कि वो उस टेलीविजन के अंदर शो जो आ रहा है उसे देखे, ठीक है। अब बात की जाती है कि उसके कल एग्जाम है, उसे पढ़ना भी है एज वेल एज उसे उस सीरियल को भी देखना है। तो वह कहती है कि अगर मैंने अपने आप को अगर अभी प्रोटेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, कल मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। अगर मैं टीवी देखने बैठ गई तो कल कैसे एग्जाम दे पाऊंगी। तो इसके लिए वो क्या करती है, वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि आप कह रही है टीवी बंद कर दीजिए। टीवी बंद हो जाएगा तो मेरा ध्यान किस में लगेगा, पढ़ाई में लगेगा। तो वो अपने पेरेंट्स को कहती है टीवी बंद करने के लिए, पेरेंट्स जो है टीवी को बंद कर देते हैं। पूरी रात वो अच्छे से पढ़ाई करती है। नेक्स्ट डे वो जब एग्जाम में बैठती है तो एग्जाम में सारे क्वेश्चंस उसे आ रहे होते हैं, सभी क्वेश्चन वही होते हैं जो रात को उसने पढ़े हैं। शबनम को लगता है कि मैंने एक बड़ा ही अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। किससे प्रोटेक्ट किया, टीवी सीरियल से प्रोटेक्ट किया। साथ ही साथ मैंने एक अच्छा ऐसा डिसीजन लिया जिस डिसीजन ने मेरा जो एग्जाम है उसको अच्छा कर दिया। तो आपने यह देखा कि कई बार हमें जरूरत होती है प्रोटेक्शन की हमारे खुद से। क्यों जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे कई सारे डिसीजन जो है वो हमें अच्छे लगने लग जाते हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे लिए गलत हो। तो ऐसे में हम आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टन डिसीजन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन। अब बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें सर्टन डिसीजंस को लेने से रोकती है जो हमारे लिए एडवर्स होते हैं। मतलब कुछ ऐसे डिसीजंस को लेने से रोकती है जो हमारे लिए विपरीत हो सकते हैं। मतलब एक टाइम पीरियड के लिए हमें लग रहा होगा कि हमें है ना सोसाइटी के अंदर से ये सारी चीज़ें जो है चेंज कर देनी चाहिए, मतलब हमें है ना ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हटा देना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को हम एक साथ नहीं हटा सकते। कोई भी एडवर्स डिसीजन जो है वो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर सोसाइटी में ऐसा कुछ है तो उसे हाँ चेंज किया जाना चाहिए। अगर सोसाइटी में कुछ कमी चल रही है तो उसे चेंज किया जाना चाहिए, पर उस चेंज को लाने के लिए सभी लोगों का एग्री होना जरूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं पार्टी पॉलिटिक्स का। पार्टीज क्या करती है ना आजकल के इलेक्शन के अंदर बहुत ही ज्यादा है ना लाइक आप है ना करप्ट मेथड्स का यूज करती है। जैसे कि वो लोगों को मनी ऑफर करती है, वो मसल से है ना क्या करती है, मसल पावर के थ्रू लोगों को अपने लिए वोट डलवाती है। तो यह सारी चीजें गलत है। आपको लगता है कि नहीं, एक जो पॉलिटिकल पार्टी है ना वो तो बस हमेशा लड़ती ही रहेगी, वो हमारे डेवलपमेंट के बारे में कभी भी सोचने वाली नहीं है। तो ऐसे में हमें पार्टी पॉलिटिक्स को हटा देना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी को हटा देना चाहिए। और डेमोक्रेसी को हटा के हमें क्या लेकर आनी चाहिए, हमें एक डिक्टेटरशिप लेकर आनी चाहिए। डिक्टेटरशिप क्यों लानी चाहिए, ताकि जो डिक्टेटरशिप है ना वहाँ पे एक ही व्यक्ति का रूल हो और एक व्यक्ति जो है वो क्या कर सके, वही है ना ऑटोमेटिकली अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सके। तो यह जो चीज है ना वो हमें लगने लग गई थी पार्टी पॉलिटिक्स में गलत। पर जब हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप की, हमने पार्टी पॉलिटिक्स को हटा के किसे चुना, डिक्टेटरशिप को चुना। और जैसा कि हम जानते हैं डिक्टेटर्स जो होते हैं ना वो अपनी मन की करते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें जो अच्छा लग रहा है वो अपनी कंट्री में वही करने
वाले हैं, सोसाइटी, लोग, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे में जो हमारी कंट्री है उसकी जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगर हम डिक्टेटरशिप को लेके आती है। तो अगर एक मोमेंट के लिए अगर हमें लगता है कि कोई डिसीजन सही है तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम लार्जर लेवल के ऊपर बात करेंगे तो वो सही ही होगा। तो ऐसे में हमें है ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडवर्स डिसीजन लेने से रोकता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें दे दिया गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, उसमें कुछ रूल्स लिखे गए हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स लिए गए हैं। उस बेसिक प्रिंसिपल्स को फिक्स कर दिया गया है कि यह जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ये चेंज नहीं किए जा सकते। हाँ, हम अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव लाया जा रहा है, ये अपडेट किया जा रहा है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ज़रूर कर सकते हैं, पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से हटा नहीं सकते हैं। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सिक्योर रखता है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें अपने आप से बचा सके। प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। ये जो प्रोटेक्शन के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर्स यूज किए जा रहे हैं वो हो सकते हैं हमारे राइट्स, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे लिए सिक्योर किए जाते हैं, और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इसलिए ही देखने को मिलते हैं ताकि हमारी सोसाइटी को वो प्रोटेक्ट कर सके। सो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक आप ये समझ ही गए होंगे कि हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए है हमारी कंट्री को, या किसी भी कंट्री को, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को। क्यों? क्योंकि इट लेज डाउन दी सर्टन आइडल्स। हमें कुछ सर्टन आइडल्स देखने को मिलते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आइडल्स है वो हमारे आइडल्स है। तो हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। सेकेंड, नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को हमें बता देता है कि इस कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम रन कर रहा है वो पॉलिटिकल सिस्टम आखिर कैसा है। फिर हम बात करते हैं सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारी ऐसी गाइडलाइंस हमें देखने को मिलती है, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, कौन कौन सी हमारी पावर्स है और कौन कौन सी हमारी ड्यूटीज़ है। फिर हम बात करते हैं टू प्रिवेंट डोमिनेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेशन से रोकता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कंट्री की जरूरत इसलिए भी है ताकि वो अपने डोमिनेशन को रोक सके, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस हो या इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस हो। सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। और सबसे लास्ट में जो हमने पढ़ा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें अपने आप से बचाने की भी कोशिश करता है। कहीं हमारे जो एक होता है ना टेम्पररी सेंटिमेंट जो है वो कहीं हमें एडवर्स डिसीजन लेने के लिए इतना मोटिवेट ना कर दे कि हम अपने पूरी कंट्री को ही चेंज कर दे। इससे भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर फिक्स कर लिया है और उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम पार करके या फिर उस बेसिक स्ट्रक्चर को हटाकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बता सकते हैं। थैंक यू।